दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेल थ्योरी को समझ लिया था, लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। क्या इस दुनिया में सभी सेल्स एक जैसी होती है? क्या बैक्टीरिया की सेल्स और हमारे बॉडी की सेल्स बिल्कुल समान होती है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप गलत हैं। असल में इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकेंड यूकैरियोटिक सेल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। प्रो अर्थात पहले या आदिम यानी प्रिमिटिव, और कैरियोन अर्थात केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का अर्थ है ऐसी सेल जिसमें वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? देखिए, हम लोग सेल थ्योरी में पढ़ चुके थे कि प्रत्येक कोशिका में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल में यही डीएनए एक विशेष झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसलिए इसका डीएनए सीधे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि अर्थ पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स ही विकसित हुई थी। लगभग 3.5 अरब वर्ष यानी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इन्हीं सरल कोशिकाओं से हुई। इसी कारण इन्हें सबसे प्राचीन कोशिकाएं यानी प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है। अब सवाल है, आज के समय में प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? इनका सबसे प्रमुख उदाहरण है बैक्टीरिया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया और आर्किया, ये भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ये जीव मिट्टी, पानी, हवा, गर्म झरने और यहाँ तक कि अत्यधिक खाड़े वातावरण में भी पाए जाते हैं। अब इसकी संरचना को समझते हैं। बाहर की ओर सबसे पहले होती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। इसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर होती है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में डीएनए, राइबोसोम तथा अन्य आवश्यक मटेरियल मौजूद रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ कोई वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स झिल्लीबद्ध होते हैं। लेकिन इनमें छोटे छोटे 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो इनके लिए प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन निर्माण का कार्य करती हैं। यदि आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटी होती है। इनका आकार नॉर्मली 0.1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसी कारण इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब नहीं पाए जाते हैं। डीएनए सीधे साइटोप्लाज्म में होता है, और इसके प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किया। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि प्रोकैरियोटिक सेल इतनी सरल होती है तो हमारे शरीर की सेल्स यानी ह्यूमन सेल्स इतनी जटिल क्यों है? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल से बिल्कुल अलग बनाता है? इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, जहां विस्तार से समझेंगे यूकैरियोटिक सेल और दोनों के बीच का सबसे महत्वपूर्ण अंतर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।